चलिए बच्चों, मैं आज आपके सामने इतिहास की प्राचीन भारतीय इतिहास है जो हमारा, उसकी एक आपको पूरी सिलेबस से संबंधित डेमो दी थी मैंने आपको कि कब कब हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। डे बाय डे हम एक टॉपिक रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्लास नंबर 1 कल जो हमारी तारीख थी 8 फरवरी 2022 को दी थी, वो थी क्लास हमारी उस पे ऋग्वेद पे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पे होने जा रही है। तो देखिएगा आज की जो क्लास है, क्योंकि जो हमारे इतिहास को जानने की जो स्रोत है वो ये चारों वेद है, और फिर इसके बाद हम अलग अलग चीजों में पढ़ेंगे। जो विदेशी लोग आए उन्होंने क्या बताया, जो आपका सिक्के अभिलेख वगैरह से बुकों से जो जानकारी मिलती है, अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये जो थे हमारे वेदों से मिलने वाली प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है। तो आइए देखते हैं आज की जो क्लास है हमारी। तो इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास विषय हमारा, और इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे आपके। एक तो हो जाएगा आपका सामवेद, एक हो जाएगा यजुर्वेद, एक हो जाएगा आपका अथर्ववेद। तो ये 3 टॉपिक आपको क्लास नंबर 2 में मिलने वाले हैं। तो देखिए सामवेद देखते हैं। ये आपको पता होगा कि सामवेद जो साम का शाब्दिक अर्थ है, जो साम का शाब्दिक अर्थ है वो होता है गान। तो साम का जो शाब्दिक अर्थ है एग्जाम में आता है, क्या होता है? गान। दूसरा पॉइंट इसी से मैं आपको बता दूं, पहली बार हमें संगीत की जो जानकारी मिलती है प्राचीन काल में, वो इसी वेद से हमें मिलती है, सामवेद से। तो याद रखना, संगीत की जो जानकारी मिलती है वो इस वेद से मिलती है, और साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका गान। क्लियर? दूसरी इससे हमें जानकारी मिलती है, इस वेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। तो संगीत की जानकारी जो हमें मिलती है वो सामवेद से मिलती है। इसी वेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को। तो एग्जाम में बार बार आता है संगीत की जानकारी, संगीत का जनक, साम का शाब्दिक अर्थ। तो ये वही पॉइंट आपको दिए गए हैं, वरना पॉइंट तो इतने हैं कि अगर आप 3 दिन भी मैं यहां खड़े होकर बोलूं तो तब भी आपको सामवेद पे जानकारी पूरी नहीं होगी। लेकिन हमें एक विद्वान नहीं बनना है, हमें एक सामान्य जानकारी लेनी है, और सामान्य जानकारी लेने के साथ साथ हमें अपना कंपटीशन का एग्जाम पास करना है। क्योंकि हमारे कंपटीशन का जो एग्जाम होते हैं उनमें ये लिखा होता है सामान्य जानकारी किसी भी चीज की। वो आपको इतिहास की सामान्य जानकारी मांगता है, भूगोल की सामान्य जानकारी मांगता है, आपको संविधान की सामान्य जानकारी मांगता है, आपकी इतिहास की सामान्य जानकारी मांगता है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी मांगता है। मतलब कोई भी जनरल स्टडी का हमारा टॉपिक हो, विषय हो, उसकी आपको सामान्य जानकारी होनी जरूरी है। यहां तक कि साइंस की भी सामान्य जानकारी मांगता है। रीजन ये है कि अगर उसे सामान्य जानकारी ना चाहती तो फिर वो लिखता स्पेशल पीएचडी भरे हुए बंदे ही इस फॉर्म को फिलअप करे। तो इसीलिए हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट पे। हमें इतना करना है कि हमें वो चीजें पता हो जाए जो हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो जानकारी मिलती है, बलिदान विधि की जानकारी मिलती है एक दूसरे के लिए। इसके बाद जो जानकारी मिलती है, इसके जो पाठ करता थे, रचिता थे, उसे उदात्त कहते थे। पाठक करता उदात्त। तो सामने के जो पाठक करता थे या पाठ करता थे वो उदात्त थे। नेक्स्ट है, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता। इतिहास से संबंधित हमारी जो घटना है, राजाओं की, महाराजाओं की या कोई भी, वो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप याद रखना, सामवेद में और आपका यजुर्वेद में 2 ऐसे वेद है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद इसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने सूक्त है जो आपका सामवेद है। तो सामवेद में हमारे 1810 सूक्त है। 1810 सूक्त है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। क्लियर है पॉइंट? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में हमें बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है। सामवेद के जो रचयिता है या पाठक करता है उसे उदात्त कहते हैं। क्लियर है? इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता और इसी वेद में 1810 सूक्त का उल्लेख किया गया है। यह इसके 1810 सूक्त है। क्लियर? इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है आज का यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद में क्या है। इसमें यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेख किया गया। बलिदान, तो याद रखना, बलिदान विधि का उल्लेख सामवेद में भी है और यजुर्वेद में। दो जानकारी ऐसी है जो दोनों में बराबर मिलती है, सामवेद में भी और यजुर्वेद में भी। एक तो बलिदान विधि और ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता, ना तो सामवेद में मिलता ना आपका यजुर्वेद में मिलता। क्लियर है पॉइंट? दूसरा, एकमात्र ऐसा वेद है जो यजुर्वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र हमारा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो आप इसे याद रखना, गद्य और पद जो कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद भाषा में लिखा गया है, तो वो है आपका यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता जो पाठक करता है वो क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। तो याद रखना, यजुर्वेद का जो पाठकर्ता थे उसे अधर्यु कहा गया है। अधर्यु। क्लियर है? इसमें इसी वेद में, यजुर्वेद में जो बलि है, विभिन्न अवसरों पे जो बलि प्रदान की जाती है मंदिरों में, तो उसका उल्लेख मिलता है। बलि का उल्लेख इसमें यजुर्वेद में बलि का प्रमाण मिलता है। इसके बाद किसी भी ऐतिहासिक घटना का प्रमाण नहीं मिलता। तो याद रखना, दो चीज से हमें, एक तो बलिदान विधि और ऐतिहासिक घटना का प्रमाण नहीं मिलता। तो दोनों में ये चीज बराबर है, सामवेद में भी और यजुर्वेद में भी। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, आप याद रखना। एक तो है शौनक शाखा और एक है आपका पेपलाद। ये लिखी हुई भी मैंने, आप नोट्स बनाएंगे तो शौनक और पेपलाद। तो ये दो शाखाएं किसकी है? अथर्ववेद। क्लियर है? इसकी जो रचना की थी अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी अथर्ववेद की। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचना की गई, एक तो पॉइंट यही बन जाएगा एग्जाम में। और अथर्ववेद में हमें पहली बार अंधविश्वास और जादू टोने की जानकारी मिलती है। मानव के विचार और अंधविश्वास। तो याद रखना, अथर्ववेद में हमें मानव के विचार और अंधविश्वास की जानकारी मिलती है, जैसे जादू टोना, भूत प्रेत आदि, मतलब जितना भी अंधविश्वास का आडंबर था वो हमें अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। क्लियर है? इसके बाद मानव के व्यापार का, जो मानव द्वारा व्यापार का प्रमाण मिलता है। मतलब मानव उस समय जो व्यापार करता था प्राचीन काल में, तो उसका प्रमाण इसमें मिलता है कि हमारे भारत देश का व्यापार कहां कहां से होता था और कौन कौन सी चीज एक्सपोर्ट होती थी, कौन कौन सी इंपोर्ट होती थी, आयात निर्यात। तो उसकी जानकारी जो है हमें आयात निर्यात की अथर्ववेद से मिलती है। क्लियर? और इसी वेद में पहली बार कृषि और खेती का प्रमाण भी मिलता है कि भारत में कृषि उस समय क्या क्या होती थी। क्लियर है? इसके बाद ये रहा कृषि खेती। राजा के चुनाव की जानकारी भी इसी में मिलती है। अथर्ववेद में ही हमें राजा के चुनाव की जानकारी मिलती है। क्लियर है? और राजा का जो सहयोग है वो भी इसी में जानकारी मिलती है। चुनाव के साथ साथ हमें राजा के सहयोग की जानकारी भी मिलती है। किस वेद से? अथर्ववेद से। क्लियर है? इसके बाद इसी वेद में, अथर्ववेद में, वनस्पति और मूल्यवान औषधियों की जानकारी मिलती है। उस समय जो आपका चिकित्सा विभाग था उसके लिए क्या क्या औषधि हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, किस बीमारी में क्या क्या औषधियों का प्रयोग किया जाता था, ये सब जानकारी हमें प्राचीन काल में अथर्ववेद से मिलती है। तो ये याद रखना, वनस्पति अगर एग्जाम में आए,
और मूल्यवान औषधि। तो इन दोनों की जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। इसके बाद यह सबसे बड़ा वेद है चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में यह सबसे बड़ा वेद है। कौन सा? अथर्ववेद। तो याद रखना, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसके बाद इसी वेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति, प्राचीन काल में जो संस्थाएं होती थी, सभा आम लोगों की संस्था थी और समिति कुछ विशेष लोगों की संस्था थी। तो इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, उत्तराखंड पीसीएस दीजिएगा, चाहे आप यूपी पीसीएस दीजिएगा, ग्रुप सी का दीजिएगा, पुलिस, एसआई, सीटेट, यूटेट वगैरह वगैरह, अदर जितने भी एग्जाम हैं जहां आपका इतिहास से संबंधित पोर्शन जुड़ता है, तो ये वहां क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है आपका अथर्ववेद। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी वेदों से, जो दो पुत्रियां, याद रखना ये लिखा हुआ, दो पुत्रियां, सभा को और समिति। तो ये हमारे पास वेदों से जो हमें जानकारी मिलती है प्राचीन काल की, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो हमारे जो अन्य जानकारी के स्रोत है प्राचीन काल के, वो हम उस पर आपको प्रदान करेंगे। और तब तक के लिए आप इस क्लास के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत कीजिएगा, इसे लिखिएगा, इसे पढ़िएगा, इसे बार बार सुनिएगा। तो आप यकीन मानिएगा, आपका कोई भी इतिहास का जो क्वेश्चन होगा प्राचीन काल से और इस टॉपिक से जो उठेगा वेद से, वो कोई भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप जो है, आप लोगों से एक हमारी थोड़ी वो है कि आप लोग हमारे YouTube को और हमारे YouTube की जानकारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रदान करें। जो आपके लिंक में है, जो आपके जान पहचान में है, जो बच्चे आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बताएं हमारे चैनल के बारे में कि एक गुलशेर सर है, वो इस तरह कंटिन्यूटी के साथ क्लास लेते हैं और कंटिन्यू क्लास के साथ साथ वो आपको हर कोई भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर कराते हैं। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए और कठोर से कठोर मेहनत करें। और आप लोग हमें हमेशा जिस तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और चलिए, तब आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप कड़ी मेहनत के साथ और कड़ी लगन के साथ और एक जज्बे के साथ आप तैयारी करें, और वो तैयारी आप कंटिन्यूटी के साथ ही आप कंटिन्यू आगे बढ़े। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।